ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में मुझे आपको बताना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। कल की क्लास में मैं ये क्लियर कर रहा था मैट्रिक्स और उसके ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस। आपने देखा कि भाई डेटा को तो मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करूंगा, ओके, ठीक। और अगला मेरा जो गोल है उसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो भाई सॉल्व करने के लिए कल की क्लास में मैंने बोला कि इक्लियन फॉर्मेट में आप एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हो। इक्लियन फॉर्मेट का भी अच्छा खासा जो है वो स्टेप थी कि जो मेरा पहला डेटा एंट्री है, प्रायोरिटी डेटा एंट्री जो है, वैल्यू है, वो लेफ्ट में होना चाहिए उसके ऊपर वाले रो की टॉप एंट्री के। ये उसमें मेंशन किया गया था, कल के लेक्चर में समझाया मैंने इक्लियन फॉर्मेट के बारे में, ये देख सकते हो आप। ओके, ये देखिए Yes. इक्लियन फॉर्म। तो भाई ये जो वैल्यू है, दिस इज प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ दिस वैल्यू, ये होता है इक्लियन फॉर्म। और यदि मैं सब इस फॉर्मेट में इसे कंप्लीट कर दूं, ठीक है, दैट मीन्स अब सिर्फ मेरे पास डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी को मैंने जीरो कर दिया, तो रिड्यूस इक्लियन फॉर्मेट में हो जाता। ओके, फाइन, ये चीज है। ऑलराइट, तो ठीक है। इन टेक्निक्स का मुझे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू जैसे कि एक्स, वाई, जेड को कैलकुलेट करने में होता है। वो कारण ये है कि यदि आपके पास डेटा बड़ा है, ओके, मान लीजिए ये डेटा है और इसमें कई फीचर्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर एंट्रीज हैं। तो आप इसको कब तक कैसे क्या सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे कि कल मैंने बोला भी था, एक इक्वेशन लिखी है 2x + 3y इक्वल टू 10 एंड 3x + 5y इक्वल टू 8। तो ये पता है कि सर दो अननोन हैं, दो इक्वेशन हैं, सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो कई टेक्निक से सॉल्व करने की, जैसे एक सब्सटीट्यूशन है। तो आप यदि करते हो 2x = 10 - 3y और x = 10 - 3y/2 करते हो, तो x की वैल्यू उठा के नीचे वाली इक्वेशन में रख देना, तो y आ जाएगा। लेकिन यदि आपके पास बड़ा डेटा है, कई वेरिएबल्स हैं, यू आर हैविंग मेनी वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो हर ये काम करते रहोगे क्या आप? ये तो मुश्किल है। ऐसी स्थिति में भाई ये मैट्रिक्स मुझे बहुत हेल्प करता है। ऑल राइट, एंड मैं इजीली इक्लियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, रो इक्लियन में कन्वर्ट करके उनका सोल्यूशन निकाल लूंगा, ठीक है। तो कल की क्लास में पढ़ा, ये मैं बता भी चुका हूं, ठीक। आज मुझे आपसे बात करनी है अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये बच्चे करते हैं इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। यदि M1 के अंदर M1 में ये टॉपिक आता है, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस, अंकना ने करा होगा, ये उसको याद है शायद, ठीक है। Yes. तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैं अपने अपने टाइम पर भी बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक जो है कि सही सोल्यूशन होना चाहिए, टफ होता है। यहां हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स निकालने के लिए पहले तो नॉर्म्स देख लें कि कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। सो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए रिजल्ट्स इन एन आइडेंटिटी, यानी कोई भी मैट्रिक्स को जब उसके साथ उसके इनवर्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आए। ये होती है प्रॉपर्टी इनवर्स की, ठीक है। सारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती, ठीक है।
जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती उनको हम सिंगुलर बोलते हैं, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी फॉलो करती जो भी मैंने आपसे ऊपर लिखी। सो मैट्रिसेस विच फॉलो दिस, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, ठीक है, उन्हें इन्वर्ट किया जा सकता है, बाकी तो सिंगुलर होती है। सो द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यदि आपको निकालना है तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसमें ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों होगी, उनको कंसिडर करिए। तो ये देखिए, ये है मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, ये है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसमें ए और आई, ये एक प्रकार का सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। देयर आर अदर सोल्यूशंस आल्सो to calculate the inverse of a matrix. This is one of the solution which I am speaking right now. ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इक्लियन फॉर्मेट पढ़ा दिया है तो उसी के करस्पॉन्डिंग बता रहा हूं। ओके, तो भाई दोनों को लिखो, मैट्रिक्स भी लिखो और आइडेंटिटी भी लिखो। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करना है मालूम है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी आगे आ जानी चाहिए और ए पीछे आ जाना चाहिए। ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं कि आगे आई आ जाए और पीछे जो आएगा वो इनवर्स होगा। ठीक, तो भाई कोई बात नहीं, जहां उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन चालू करे। ओके, ये जो है आपका लिख लिया मैट्रिक्स। परफॉर्म गॉसियन एलिमिनेशन सच एज ओरिजिनल मैट्रिक्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट एंड आइडेंटिटी शुड कम फॉरवर्ड। ऐसा आपको करना है टास्क। तो भाई यहां आप देखें, यहां देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लगे हैं कि आइडेंटिटी बन जाए ये वाली चीज। तो उसके लिए मुझे आइडेंटिटी यदि बनाना है तो भाई ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए, ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए। ओके, हमको पता है आइडेंटिटी में कौन कौन सी टर्म जीरो होनी चाहिए। ठीक, तो यदि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है तो भाई आप देख लो क्या क्या है। तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, सारे रो ऑपरेशंस लगाइए आप, जो कल की क्लास में मैंने पढ़ा है। आप रो को इंटरचेंज कर सकते हो, आप किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप रो को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, करना है जो भी कुछ करिए। भाई मुझे बस ये आनी चाहिए जो अभी ये है। करंटली आई एम हैविंग ए, इट शुड बी कन्वर्टेड टू द आइडेंटिटी। यदि ये कन्वर्ट हो गई तो ये बची हुई जो आई है पीछे, ये इनवर्स है। तो इन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यहां पर लगाए हैं कन्वर्ट करने के लिए, और ये सक्सेसफुल हो भी गए अपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में। ठीक है, तो पहले ये वाला स्टेप आया, फिर ये वाला स्टेप आया, देन फाइनली ये वाला स्टेप आया, और उन्होंने एट द एंड बोल दिया कि ये मेरी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो ये भी एक तरीका है इनवर्स निकालने का। ऑल राइट, दूसरे और तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसा है वो, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जिनका इनवर्स नहीं होता वो सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आती हैं। ओके, ठीक, तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये 2x2 की आइडेंटिटी है, कोई लेना देना नहीं मुझे सब पता है। ठीक, तो भाई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो जहां ए बी सी डी नंबर हैं, इनका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो, देख लो। यदि ये इनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तभी वो नॉन सिंगुलर है, यदि हो जाता तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकलेगा।
नॉट पॉसिबल। यदि इक्वल टू जीरो हो जाता है इसका डिटर्मिनेंट, तो उसका इनवर्स कैसे निकलता? फिर वो नहीं निकल पाता। ठीक है, ऑलराइट। तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। ये रही आपकी मैट्रिक्स। ठीक। अब इनवर्स निकालने का एक ऊपर तरीका बता दिया, दूसरा तरीका मैं यहां पर बता रहा हूं। लेट अस सपोज कि ये आपकी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स बोले तो ये रहा, दिस इज द इनवर्स। ठीक है, ये रहा इनवर्स। इसके ऊपर -1 लगा देना, मतलब इनवर्स होता है। और ये है उसका फॉर्मूला। ओके, यानी कि 1/AD - BC। AD - BC का मतलब डिटर्मिनेंट है, यानी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और फिर यहां पर कुछ उन्होंने पोजीशनिंग करी है, D - B - C A। ये पोजीशनिंग कैसे करी इसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, वो ये निकाल रहे हैं, इसमें एडजॉइंट वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं, उनको कंसिडर किया जा रहा है। तो अभी यदि आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये याद रखने का तरीका कि उसका इनवर्स क्या होगा। लेकिन यदि मैट्रिक्स बड़ी होगी तो मुझे कुछ ना कुछ उस पर एडिशनल टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। वो एडजॉइंट वाला फैक्टर अभी आ रहा है, मैं बताता हूँ उसे। बस इसको ऐसे आप याद रख लीजिए, D - B - C A, और नीचे ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का। ठीक है, ऑलराइट। ऐसे निकलता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। अब अगली मेथड देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है इनवर्स निकालने की। सो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय दिस इक्वेशन, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मेरे को पता है, मैं निकाल लूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये कैसे निकाला जाता है? सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, को फैक्टर निकालने पड़ते हैं मैट्रिक्स के। तो एक कॉन्सेप्ट के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट, को फैक्टर निकालो और फिर ट्रांसपोज लो को फैक्टर का, तो जाके एडजॉइंट निकलेगा। और को फैक्टर क्या होते हैं? व्हाट आर द को फैक्टर? फॉर्मूला क्या है को फैक्टर निकालने का? CII इज इक्वल टू -1 टू द पावर, CII करो या CIJ करो, -1 टू द पावर I+J। ये पोजीशन है I और J, ये इंडेक्स है ये I और J। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ, डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ, ये क्या है भाई बताते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ ये क्या कहना चाह रहा है? मेरे पास कोई न्यूमेरिकल होना चाहिए इसको शो करने के लिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये रहा। चलो एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं, तो जाके आपको समझ में आएगा। ओके, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स से लेकर चलना, 3x3 हो, 2x2 हो, ये लेकर चलना। ठीक, तो सबसे पहले भाई इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो इस मैट्रिक्स का। तो लिखते हो आप, ये ऐसे डब्बे के अंदर लिख के इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, वो आया -36। ये निकलने के बाद वी नीड टू फाइंड, अब उसने क्या बोला था भाई, एडजॉइंट वगैरह निकालना है आपको मैट्रिक्स के। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करूं, उसको बाद में वो माइनर्स भी बोलता है ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये निकालना है माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो M11 यानी पहली रो पहला कॉलम, यानी ये रही पहला कॉलम, ये रही पहली रो, अंदर क्या बचा, ये 5629। आ जाओ जरा नीचे। तो M11 5629 बचा, तो उसको डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व करो, आंसर आ रहा है 33। लिख दो 33। ठीक है, फिर M12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम को हाइड करो
और पहली रो को हाइड करो। आया क्या? 4679। देखो जरा, 4679, इसका डिटरमिनेंट निकालो, -6 आया, नोटिफाई करो। ऐसे भाई आपको 111213, 212223, 313233 सबके डिटरमिनेंट निकालने हैं। और ये आया है मेरे कोफैक्टर्स। इनको इनको लिखना है। काहे में लिखना है इनको? कहाँ लिखना इनको? इनको लिखना है एक मैट्रिक्स के अंदर। पहले तो ये कोफैक्टर निकालो सारे। ओके, जैसा मैंने समझाया वैसे कोफैक्टर निकालिए। बड़ा आसान है, हाइड कर करके करना है, ये बच्चे करते ही हैं। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम को हाइड करा तो क्या आया, फिर पहली रो दूसरे कॉलम को हाइड करा तो क्या आया। तो इस तरीके से करते ही हैं। ऑलराइट, आपको करना है ये टास्क। ठीक। और उसके बाद उन्होंने एक चीज बोली थी, CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J। और जो तुम ये निकाल रहे हो, जैसे M11 निकाला आपने, तो यहां I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। ठीक है, तो मैं रखूंगा -1 की पावर 1 प्लस 1 2, ये रखूंगा। और फिर जो M11 निकाला था भाई, वो वैसा की वैसे लिखे रहना था, वो था 33। तो इंटू 33, तो -1 का स्क्वायर होता है 1, इंटू 33, तो भैया मेरा पहला आंसर आया 33। तो देखिए, समझिए और सुनिए, ये तो आप अलग से निकाल रहे हो, निकाल के रख रहे हो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। निकाल लो, M13 निकाल लो, M12 निकाल लो, M11 निकाल लो, फिर 212223 निकाल लो सब। लेकिन भाई फिर ये जो है ना 11, ये M11 है, इसको भाई आपको लिखना पड़ेगा यार, -1 की पावर I प्लस J में I1J1। फिर जाके फाइनल रिजल्ट आएगा कि 33 है ये। ठीक, 33 है, तो भाई आप यहां लिखो 33। फिर आया 12, M12, वो आया -6। तो भाई वही करो, -1 की पावर I प्लस J, यानी 12 है वो, तो 1 प्लस 2, और यहां आया -6, तो 1 प्लस 2 होता है 3, तो -1 की पावर में 3, यानी कि -1, और -1 इंटू -6 प्लस 6 ये चीज आई। तो देख लो, यहां लिख लो +6। उसी तरीके से बड़ा आसान है, ये आया है -2713, तो भाई आपका लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 3 और -27, तो 1 प्लस 3 होता है 4, -1 की पावर 4 होता है 1, तो 1 इंटू -27 इज -27, वही रहेगा, तो यहां पर लिखो -27। तो आपको यही करना है। ठीक, ऐसे ही आपको सारे माइनर्स निकालना है या कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो ये बन जाएगा। और फिर जब उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आएगा एडजॉइंट, यानी ये जो बनेगी ना मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना, तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। और आपने फॉर्मूला पढ़ी है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, ये आपका इनवर्स का। तो हम अपने टाइम पर अपने इंजीनियरिंग के अंदर ये काम करते, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोफैक्टर्स और ये माइनर्स निकाल नुकुल के। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करते आ रहे हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ सारी चीज़ों का। और फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला कि इनवर्स निकालने का जो पहले पढ़ा था ना अपन ने, क्या एक ये तरीका भी उन्होंने निकाला, क्या, ये रही स्क्वायर मैट्रिक्स 2174।
ठीक है, 2174। और फिर उसने लिखा ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए, यानी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। ए इक्वल टू आई ए लिखा, और फिर भाई वो ए की वैल्यू पुट कर गया, आई की वैल्यू पुट कर दिया, ए को उसने एज इट इज रखा, उसने बोला रुको, ये कर दिया उसने। ठीक, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, रो वन इक्वल टू 1/2 रो वन, यहां पर लगाया ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों साइड हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। रो टू इक्वल टू, यानी करना क्या चाह रहा है वो, अल्टीमेटली करना क्या चाह रहा है, वो इसको आइडेंटिटी में बदलना चाह रहा है। और एक बार उसने इसको आइडेंटिटी में बदल दिया तो यहां जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, इनवर्स। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होता है, ए इनवर्स ए। तो भाई यही तो कर रहा था वो, उसने होशियारी दिखाई, बोला कि ये तुम्हारी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी, और ये ए को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो अब मैं सारे रो ऑपरेशंस उसमें लगाऊंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं इसको आइडेंटिटी में बदल दूं, और जैसे ही आइडेंटिटी में बदला तो यहां वाला ऑटोमेटिकली इन्वर्स हो जाएगा, बात खत्म। ये ऊपर समझा दिया, तो ये भी एक तरीका है। यदि आपको लग रहा है कि को फैक्टर निकालना और टफ पड़ता है, तो भाई पहली बात तो आपको कुछ निकालना ही नहीं है यार। अरे पाइथन के अंदर ऑलरेडी इनवर्स की मैट्रिक्स है, इनवर्स नाम का मेथड है, इनवर्स। तो आपको कुछ करना ही नहीं है यहाँ तो, वो नंपाई के अंदर पढ़ चुके हैं अपन, इनवर्स मेथड है नाम से, आप कुछ मत निकालो, वो तो खुद निकालो। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको कि इनवर्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेथड्स यूज करे हुए हैं, कराए, मतलब अब तो प्रोग्रामिंग और जब से ये सब एआई का काम चल रहा है, तो ऐसा हो गया है कि कुछ करना ही नहीं है। एआई से बोलो कि कंटेंट बना तो कंटेंट बना देगा, उससे बोलो कोड बना तो कोड बना देगा, जो कुछ बोलो सब बना रहा है वो। ठीक है, तो मशीन का इससे बेहतर यूज क्या हो सकता है। आपने मशीन क्यों डेवलप करी थी, ताकि आप उसे टास्क दे सकें और वो उसको सॉल्व कर दे मिनिमम टाइम में। ओके, वो कर रहा है। अब आपने पहले कभी ये टास्क नहीं दिए जाते थे कि कंटेंट बना, मतलब अब आपने टास्क की परिभाषा चेंज कर दी। पहले टास्क के नाम पर सिर्फ कंप्यूटेशन होता था, ठीक है, कि भाई मैंने कोड बनाया, मैं डेवलपर हूं, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने कोड बनाया, तुम इसमें जो भी कंप्यूटेशन हो रहे हैं वो आप जो है उसको करके मुझे दे दो। अब अब टास्क ऐसा है कि भाई एआई एआई कोड बना रहा, तुम थोड़ी ना बना रहे हो, अब एआई कोड बना रहा है, और उसको कंप्यूट भी कर रहा है वो, कोई इशू नहीं है, कंप्यूट भी करवा लो उससे, रिजल्ट्स भी दे देगा कि क्या आएंगे। मतलब जो पहले आप करके देते थे कि कंप्यूटेशन करो, कंप्यूटेशन के पहले एआई ने ये कर दिया कि वो उसको भी एज अ टास्क उसने कंसिडर कर लिया, वो करके दे देगा। फिर जब ये करके दे रहा तो जॉब, अब आपसे ये इनवर्स निकलवा रहा हूं मैं, तो इनवर्स की तो ऑलरेडी मैट्रिक्स बनी बनाई है, मतलब मैट्रिक्स का मेथड है ऑलरेडी नमपाई के अंदर, तुमको थोड़ी ना सॉल्व करना कि कोई तुमसे बोलेगा करके बताओ, कुछ नहीं। ये प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जाता, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यदि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो ये फॉर्मूला काम करता है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा एक जगह पे, ठीक है। और ए यदि नॉन इनवर्स है तो उसका ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू उसका इनवर्स का ट्रांसपोज, ये होता है। और ये चौथा वाला तो खैर पता ही है आपको, कि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आती है, ये पता ही है आपको, इसमें कुछ नहीं बताना। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का हमारे टाइम पे भैया टेरर था, निकालना है। ओके, ध्यान से, क्योंकि वो देते थे वो 3 क्रॉस 3 की,
फिर वो एक एक हम उंगली लगा लगा के वो एक हाइड करते थे, एक रो को हाइड करा तो फिर एक कॉलम को हाइड करा तो फिर को फैक्टर निकाले वगैरह करा, सब कुछ बड़े ध्यान से करके लिख के, और फिर हाँ ये इनवर्स आ रहा है। न्यूमेरिकल में जरा सी गलती हुई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये हम करते थे और आपके पास आंसर आया। अब भैया वेक्टर की बात कर लेते हैं वापस से। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये क्या होता है? आप ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, दिस इज द डायग्राम जो आप देख रहे हो। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यहां है थीटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ये होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई यहां देखिए, यदि मुझे प्रोजेक्शन लिखना है, ठीक है, प्रोजेक्शन यदि मुझे लिखना है, क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का बी पर प्रोजेक्शन कितना है? तो बी तो भैया यहां जा रहा, तो यानी मैं कंपोनेंट लिखना चाह रहा हूं ए का बी पर, क्या कंपोनेंट है? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी? तो भाई वो ये होगा ए कॉस थीटा। दिख भी रहा है ना? यदि आप इस एंगल को थीटा लिख रहे हो, तो भाई यदि यहां परपेंडिकुलर बनाते हो ऐसा, तो ये होगा ए कॉस थीटा और ये होगा ए साइन थीटा। तो ए का बी के अबाउट कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, तो ये उसका प्रोजेक्शन हो गया। सीधी सी बात, ठीक है, उसमें कुछ अलग से पढ़ने पढ़ाने का और कोई टफ वाली कुछ है नहीं। ओके, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो प्रोजेक्शन वोजेक्शन लेके चल रहा है, उसका कोई मैटर नहीं है। ठीक, डिटरमिनेंट के बारे में भी भाई आपको पता है। डिटरमिनेंट कि यदि 3 का हुआ है तो कैसे करना है सॉल्व, और ये 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताया। वो वाली चीज़ें हैं कि डजेंट, आई डोंट वांट टू टेक रिवीजन अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपकी ये पहला, आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इस कॉलम को हाइड करो, इस रो को हाइड करो, पहले इसको सॉल्व करो। ये करते हो आप, कर चुके हो। फिर अगली बार में इसको हाइड करो, इसी रो को हाइड करो, फिर तो ऐसे आप करते हो। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेशन इज नॉट अ डील। मेरा इस सेगमेंट में इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही है। ये चीज इंपॉर्टेंट है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। ठीक, तो भाई इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक, अब एक एल्गोरिथम मुझे आपको बताना है जिसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, मैं पहले वाले लेक्चर्स में भी सिखा चुका हूं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है। अब मैं चाहता हूं कि एल्गोरिथम के माध्यम से आपको समझाया जाए, ठीक है, कि कहां पर ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए, ये वाली एल्गोरिथम मुझे आपको पढ़ानी है। सो लेट मी टेक दिस पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं पीसीए निकाल रहा हूं। ओके, तो ये रहा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फाइन, इस एल्गोरिथम को ध्यान से समझिएगा। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब ये क्या है, थोड़ा सा रिकॉल लेना चाहेंगे। आप पढ़ रहे हो लीनियर अलजबरा। अलजबरा बोले तो सर, अलजबरा का मतलब सर आपके पास कोएफिशिएंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं, यानी कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल होते हैं। ऐसा कुछ लिखते हो सर आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये एक एल्जेब्रिक टर्म है जहां पर एक्स वाई जेड ये वेरिएबल हैं, ए बी सी कोएफिशिएंट है।
और ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आपने जीरो से इक्वेट कर दिया। और यदि जीरो से इक्वेट नहीं करते, यदि इतने लिखते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो वो एक्सप्रेशन होती। ये इक्वेशन है। ठीक। अच्छा, लीनियर है। लीनियर का मतलब ये कि सर वो एक्स की डिग्री, वाई की डिग्री और जेड की डिग्री वन है। एक्स वाई जेड वन है, उनकी पावर वन है। लीनियर है। फिर आपने पढ़ा, अरे इसको रिप्रेजेंट तो करो, डेटा है डेटा। ठीक है, रिप्रेजेंट करो। तो आपने बोला हाँ करते हैं, पॉइंट से करते हैं। ठीक है, तो चाहे तो वन डी रिप्रेजेंटेशन हो। मान लो ये ओरिजिन है, तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। ये वन डी रिप्रेजेंटेशन स्केल पे। टू डी करना है, हाँ देख लो ये टू डी करते हैं। ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है, ये रहा पॉइंट, ये 2,3। और मैं इसको वेक्टर से पोजिशनिंग कर दूंगा इसकी, और लिख दूंगा 2i + 3j, लिख दूंगा। तो क्यों करना पड़ रहा है ये काम? आप बोलोगे सर डेटा दिया था ना मेरे को, ऐसा एक एक्सेल शीट में डेटा दिया था मेरे को, ये डेटा दिया था, और ये है x1, x2, x3, x4, x5, ये सर फीचर्स हैं। और ये फीचर्स हैं, तो सर मेरे को यहाँ पर इनका वैल्यूज मेंशन है। जैसे ये है 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे वैल्यूज हैं। तो भाई ये 6 फीचर्स हैं, तो 6 डायमेंशनल डेटा है। तो कल की क्लास में मैंने ये भी पढ़ा है डायमेंशन कैसे दिखते हैं। वो कल डायग्राम था एक अच्छा वाला, जिसमें डायमेंशन बने हुए आ रहे थे। 1D में कैसा दिखता है, 2D में कैसा दिखता है, एंड सो ऑन। ऑल राइट, सो दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस का। ये एन डायमेंशनल डेटा है। अब आप इसे, यू कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट, करते हो। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये मेरा x1 था, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। मैट्रिक्स फॉर्मेट आपने रिप्रेजेंट करा, और मैट्रिक्स पे सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो। अभी लगा रहे थे, इनवर्स करा, कल की क्लास में क्लियन फॉर्म समझाया। क्या करना चाह रहा हो? मैट्रिक्स को सॉल्व, ये सब करा। दैट मीन्स यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इन अ फॉर्म फॉर मैट्रिक्स। यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस इन द मैट्रिक्स टू सॉल्व। तभी भाई मैट्रिक्स और वेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, जो सॉल्व कर लो। तो 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है डेटा साइंस में लीनियर अलजेब्रा का, जस्ट टू सॉल्व द इक्वेशंस। ये कर पा रहे हो? अब मैं प्रॉब्लम चेंज कर रहा हूं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा चुका हूं, 2 क्लास में पढ़ा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, अभी फिर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स में ये कॉन्सेप्ट यूज है। तो भाई मैंने अब आपके सामने लिखा है यूज केस ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। एक एल्गोरिथम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के नाम से, पीसीए। ये क्यों है, क्या है, क्या कहानी चल रही है, देखते हैं। देखिए, आपको दिया है डेटा, फिर से ये समझिए, ये डेटा एक्सेल फॉर्मेट में शीट है, ये सारे फीचर्स हैं। ओके, अब जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, देर आर मेनी फीचर्स प्रेजेंट इन अ डेटा, 10, 15, 20, जो भी होंगे। नॉट ऑल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। सारे फीचर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे कि मान के चलिए हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, घर का जो प्राइस है वो प्रिडिक्ट करना है मशीन लर्निंग के माध्यम से। तो जो डेटा है उसमें कई फीचर होंगे, जैसे कितने स्क्वायर फीट का है, कितने उसमें बेडरूम, हॉल, कितने किचन है, ठीक है, उसमें गार्डन है या नहीं है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे।
लोकेलिटी भी एक फैक्टर हुआ यहाँ पे, कुछ और भी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नॉन इंपॉर्टेंट है, जो हाउस प्राइस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो भाई मैं चाहता हूं कि ऐसे फीचर को ड्रॉप करो भाई, अननेसेसरी सारे फीचर लेकर क्यों चलो मॉडल को ट्रेन करने में। कारण ये होगा, इफ यू कंसिडर ऑल द फीचर्स एंड पुट इनटू द मॉडल फॉर ट्रेनिंग, तो कई प्रॉब्लम्स हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग वाली समस्या है, ओवर फिटिंग वाली समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो, एंड जो फीचर्स हैं आपस में वो कोरिलेटेड हो। ठीक, यानी हो सकता है ये वाला फीचर आपस में कोरिलेटेड हो। ओके, तो भाई मेरे मॉडल के अंदर जब भी डेटा पुट करना, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड में जो बोल रहा हूं। इफ आई नीड टू पुट अ डेटा इनटू द मॉडल, डेटा इनटू द मॉडल आई नीड टू पुट, तो डेटा में वट एवर बी द फीचर्स आर, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आपस में इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये अजम्पशन है कि मैं मॉडल में जब डेटा रखता हूं तो ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोलिनियर, कोरिलेटेड तो मना ही कर ही दिया मैंने, कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट क्या दूसरा पॉइंट, मतलब मेरा एक फीचर है एक्स, दूसरा फीचर है वाई, तो भाई इनके पॉइंट एक रेखा में नहीं आने चाहिए, एक लाइन में नहीं आने चाहिए। क्योंकि मुझे मॉडल को लर्न करवाना है, रिमेंबर नहीं करवाना, लर्न करवाना है, यानी वो पैटर्न समझे। तो एक ही लाइन में यदि सारे फीचर के पॉइंट आ जाएंगे, कोलिनियर हो जाएगा, तो वो सीख नहीं रहा है मॉडल। इसको सिखाना नहीं बोलते, इसको रटवाना बोलते हैं। तभी मॉडल ओवरफिटेड हो जाएगा फिर वो। तो मुझे ऐसे कोलिनियरिटी चाहिए नहीं मेरे को। तो जितने भी फीचर्स हैं ये आपको अभी नजर आ रहे हैं, ये सब के सब आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना, आपस में किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही कोलिनियर है, कुछ नहीं, ये होना चाहिए। पहली स्थिति ये बन गई। दूसरी यह है कि इनका टारगेट के साथ अच्छा कोरिलेशन होना चाहिए, यानी जो भी आपका फीचर होगा, जैसे मान के चलिए ये मेरा टारगेट है वाई, तो मेरे सारे फीचर का टारगेट के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गुड कोरिलेशन विद द टारगेट, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं, टारगेट के साथ होना चाहिए, गुड कोरिलेशन विद द टारगेट, मतलब उसको कंट्रीब्यूट करें। जैसे स्क्वायर फिट है, तो स्क्वायर फिट जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा घर लोगे उतना उसका प्राइस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो स्क्वायर फुट का टारगेट के साथ, प्राइस के साथ अच्छा कोरिलेशन है। मुझे लग रहा है कि 2 BHK 3 BHK इसका भी कोरिलेशन होना चाहिए टारगेट के साथ। जितना बड़ा घर लोगे, जितने BHK होंगे उतना जो है वो प्राइस बढ़ेगा, तो इसका भी है। तो ऐसे मेरे पास फीचर्स होते हैं। ठीक, अब समस्या मैंने आपको क्लियर कर दी, प्रॉब्लम क्या है कि यदि फीचर्स आपस में कोरिलेटेड हों, कोलिनियर हों, तो ओवर फिटिंग देंगे वो। और कुछ तो अननेसेसरी फीचर होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, मतलब उनसे लेस इंफॉर्मेशन निकाल पा रहा हूं मैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब बात ये उठ रही है कि ये सब कहने के लिए बोल रहे हो या मैथमेटिकली होता है कुछ, तो ये भैया बातें सब मैथमेटिकली होती हैं, हवा में नहीं होती। देयर इज अ मैथ्स बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। यदि आपको किसी दो फीचर के बीच में कोरिलेशन में निकालना है तो उसकी भी मैथ्स है, उसकी भी टेक्निक है। चाहे कोलिनियरिटी निकालना, उसकी भी टेक्निक है। क्योंकि आप जो भी फीचर्स हैं, वट एवर द फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन द डेटा, दे आर हैविंग सम न्यूमेरिकल वैल्यूज 2 3 4, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यू आर प्लॉटिंग ऑल दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज, यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट, और यू आर रिप्रेजेंटिंग देम इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, वट एवर, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द टेक्निक्स ओवर देम टू फाइंड द कोरिलेशन, वट एवर जो भी है कर रहे हो। तो हर हर चीज के पीछे मैथ्स है। मैंने ऐसे हवा में नहीं बोल दिया कि कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलेगा सर कोरिलेटेड है या नहीं होना चाहिए? तो कोरिलेशन के लिए भी आपके पास ये होता है। ओके, और हम पढ़ते हैं एक पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है, टेक्निक होती है पियर्सन कोरिलेशन।
ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ूंगा। तो कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। 0 का मतलब कोई कोरिलेशन नहीं। -1 का मतलब ये कि हाईली कोरिलेटेड है लेकिन इनवर्स में, यानी कि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, दैट मीन्स इनवर्स कोरिलेशन। और प्लस का मतलब है डायरेक्टली कोरिलेशन, यानी x जितना, जिस गति से x बढ़ रहा है उस गति से y बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हर चीज का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकली मैथमेटिकल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बोला जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। ओके, तो भाई प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ऐसी चीज है, ये एल्गोरिथम जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये उन फीचर्स को, दोज फीचर्स जो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं फॉर मॉडल डेवलपमेंट, उनको ही ड्रॉप करेगा, अननेसेसरी वालों को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तब इसका नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, यानी कि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाएगा, यानी कि ऐसी एक्सेस बनाएगा जिस पर मैं अपने फीचर्स या डेटा पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करूंगा, इन पे, इस एक्सेस से प्रोजेक्ट करूंगा, और फिर देखूंगा। अच्छा, एक चीज और, बार बार मैं बोल रहा हूं कोई फीचर इंपॉर्टेंट होगा, कोई फीचर इंपॉर्टेंट होगा, तो कोई फीचर का इंपॉर्टेंट ये कब से कैसे निकालोगे? तो एनी फीचर हुज वेरिएंस इज हाई, दैट फीचर इज इंपॉर्टेंट। ऐसा फीचर जिसका वेरिएंस हाई होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज वेरिएंस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेरिएंस कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये वेरिएंस कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना उसका वेरिएंस हाई है, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मॉडल डेवलपमेंट, उससे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरे को। और ऐसा फैक्टर, ऐसा फीचर जिसका वेरिएंस कम है, उससे मुझे कम इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ऐसों को निपटाना मेरे लिए बेटर है, वो अननेसेसरी है। ठीक है, तो वेरिएंस को यहां पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वेरिएंस के बारे में और हमें आगे पढ़ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर आता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ। ओके, ठीक। तो भाई पीसीए कह रहा है कि वो वाले फीचर डेटा के जिनका वेरिएंस हाई हो उनको मैं रख लूंगा कीप, और जिनका वेरिएंस कम हो उनको निपटा दूंगा मैं, डिलीट या ड्रॉप कर दो ये काम। तो नाम भी उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, यानी कि मुझे एक्सेस बनानी पड़ेगी, उन एक्सेस को ही प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलता हूं। अभी बोलोगे सर ये क्या एक्सेस एक्सेस बनाओगे तुम, क्या बनाओ? भाई मेरे पास तो डेटा था, ये था डेटा, ठीक है, और जितने डायमेंशन थे उतने मैंने यहां पर बना दिए, ये मेरी करंट एक्सेस है। किसी भी पॉइंट को मुझे प्लॉट करना है तो मैं कर दूंगा 2 3 4। अब क्या बना रहे हो तुम? अब कौन सी एक्सेस बना रहे हो तुम? तो भाई बनाऊंगा मैं, बनाना पड़ेगी, प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा और समझते हैं। ये देखिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है। नाम क्या? डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। तो भाई जब से क्या समझा रहा हूं, ये तो समझा रहा हूं, फीचर को ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ? डायमेंशन कम कर रहे हो ना तुम, इसका मतलब यही तो हुआ, डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हो। तभी तो पीसीए डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है। आपके पास डेटा में 10 फीचर्स थे, तुमने 4 को ड्रॉप कर दिया, आपको लगा कि नहीं भैया इनसे इंफॉर्मेशन नहीं आ रही ज्यादा, इनको रखने का कोई मतलब नहीं है, निपटाओ, तो इनको कम कर दिया। तो 10 में से 4 गए, 6 बचे, 6 फीचर्स बचे। तो पीसी डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है जो डायमेंशंस को गिराती। कैसे गिराएगी वो उसकी पूरी प्रोसेस है,
हवा में नहीं काम होता कोई, पूरी स्टेप्स से वो पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। अब ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पहले अपन यार इसी को समझते हैं। देखिए, लेट अस सपोज आपके पास टू फीचर्स हैं अभी, F1 एंड F2। ये आपके पास टू फीचर्स हैं, F1 एंड F2, और इस तरीके से उनका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस तरीके से उनका डेटा, यानी पॉइंट्स आ रहे हैं, आप जब F1 और F2 को प्लॉट कर रहे हो ना, तो इस तरीके से पॉइंट्स बन रहे हैं, इस तरीके से उनका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, तो भाई जैसा मुझे नजर आ रहा है, यानी कि F1 का इतना वेरिएंस है और F2 का इतना वेरिएंस है, दोनों फीचर का वेरिएंस काफी अच्छा है, ज्यादा है। ठीक है, तो हमने अभी इमेजिन करा डेटा जिसमें टू फीचर्स हो, ठीक, और इस तरीके से उनकी प्लॉटिंग हो रही है, तो दोनों का वेरिएंस आप देख सकते हो ज्यादा है, और दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनमें से यदि एक को भी निपटा दिया मैंने, मान लो F1 को ड्रॉप कर दिया या F2 को कर दिया, तो जहां तक मुझे लग रहा 50% इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, क्योंकि दोनों का वेरिएंस हाई है। तो मैं यहां से तो किसी फीचर को ड्रॉप नहीं कर सकता। चलो आगे आपको दूसरा डायग्राम बताते हैं। ये देखो, अब इससे क्या समझ में आ रहा, F2 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना इतना वेरिएंस है F2 का, और F1 का वेरिएंस इतना है। अब आप बोलोगे सर F1 का कम है, F2 का ज्यादा है, तो जो आप पढ़ा रहे थे वो ये कह रहे थे कि सर जिससे कम, जिनका कम वेरिएंस होता है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, उस वाले फीचर को निपटा दो। ठीक है, तो यहां से जो देखने में लग रहा है उसके हिसाब से F1 को मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, F2 को रखना चाहिए। फिर भी F1 को तुम ड्रॉप कर रहे हो, मान के चलो F2 का 80% वेरिएंस है, 80% है, F1 का 20% है, तो यदि आप F1 को ड्रॉप करोगे तो फिर भी 20% इंफॉर्मेशन लॉस होगी। तो 20% इंफॉर्मेशन लॉस कोई कम तो नहीं होती। आप, ये मजाक नहीं है कि किसी डेटा से ऐसी मनमर्जी चल रही है तो ड्रॉप कर दो, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, कुछ ना, पहले आपको एज ए डेटा साइंटिस्ट दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, unless and until you don't use a proper maths, you can't drop any of the feature, नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वो करना ही पड़ेगा आपको। क्या, कि भाई यहां यदि मैंने F1 को कर दिया ड्रॉप तो 20% का लॉस हो जाएगा। 20% इंफॉर्मेशन लॉस होना बड़ी बात है। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% की इंफॉर्मेशन की रिस्क ले सकता हूं, 20% की थोड़ी ना लूंगा। तो भाई ऊपर देखा तो यहां कुछ भी ड्रॉप नहीं कर सकते थे, या तो दोनों का कंट्रीब्यूशन तगड़ा है। नीचे जब देखा हमने तो वेरिएंस में ये समझ में आ रहा था कि F1 का कम है, F2 का ज्यादा, तो F2 को रख लो, F1 को निपटा दो, इस फीचर को ड्रॉप कर दो। लेकिन फिर भी भाई 20% ज्यादा होता है, इतना भी 3 to 4% का रिस्क ले सकते हो, 20 का नहीं लोगे। क्या करें, ये देखो, अब मैंने क्या करा, एक्सेस कुछ इस तरीके से सेट करी, न्यू एक्सेस बनाई, मतलब एक्सेस कुछ इस तरीके से सेट करी, और ये जो फीचर F1 और F2 है, नाउ इन डेटा पॉइंट्स को शिफ्ट करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, न्यू F1 एंड न्यू F2 आया है। और आप ये देखिएगा कि अब मतलब कह लो कि मैंने एक्सेस रोटेट कर ली, या तो ये ऐसा कुछ करा मैंने, सो दीज आर द न्यू एक्सेस। तो जब मेरी एक्सेस ऐसी थी तो भाई मेरे को बड़े लफड़े हो रहे थे। अब मैंने नई एक्सेस बनाई और उस पर उठा के डेटा को प्रोजेक्ट करा, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, है ना, ये देखो। और जब डेटा को उस पर प्रोजेक्ट करा तो भाई ये है मेरा
F2 और ये है मेरा F1। तो आप देखिए F1 का वेरिएंस ज्यादा है, F2 का कम है। तो F2 का तो वैसे ही कम था, ऊपर देखने से तो पता चल ही रहा था F2 का कम था। और आप यदि अपनी एक्सिस को रोटेट कर दोगे, नए मतलब नए कंपोनेंट्स पे इसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे, तो ये और कम हो जाएगा। दिस विल रिड्यूस फर्दर मोर, और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका कंपोनेंट मिलेगा। आप देखो ना, वेक्टर में क्या पढ़ते थे, यदि ये कोई वेक्टर है तो इसका इसके अबाउट क्या होता है, ये एंगल थीटा, तो ये होता है एफ कॉस थीटा, ये होता है एफ साइन थीटा। कंपोनेंट्स निकलते, तो कंपोनेंट की वैल्यू ओरिजिनल से तो कम ही होती है। ठीक है, तो वही यही करा है मैंने, कंपोनेंट कर दिए, है ना। यानी कि मैंने ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। दैट मीन्स आई एम ट्रांसफॉर्मिंग डेटा हियर। तो जिसका वेरिएंस ज्यादा था, जिस फीचर का, वो तो ज्यादा ही रहा, जिसका कम था वो और कम हो गया। ठीक है, यही खेल करना था मुझे। आफ्टर रोटेशन ऑफ द एक्सिस वी मेक टू न्यू फीचर्स, जिससे पता चला कि और कम हो गया F2। ठीक है, अब वो पहले यदि मान लो 20% दिखाता था, तो अब वो 3-4% तक समझ गया। ये देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट बना दिए मैंने। यही होता है पीसी एल्गोरिदम। और क्योंकि आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट बना दिए और मुझे अब ये पता चल गया कि एक फीचर का कंट्रीब्यूशन कम है, ठीक है, उस फीचर को अब ऐसी स्थिति में ड्रॉप कर सकता हूं। तो जब वो 20% पे था तब नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने उसको ट्रांसफॉर्म करा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पे और उसके अबाउट मैंने ये देखा कि अब चेक करो उसका कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन, तो और कम हो गया उसका कंट्रीब्यूशन। होगा, ये मैथमेटिकली होगा, स्टेप पढ़ाऊंगा आगे समझाऊंगा, मैथमेटिकली करेंगे सर। तो ऐसी स्थिति में अब आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उसको ड्रॉप कर सकते हो। ये स्टेप होती है पीसीए की। ठीक है, तो मेरा मेरा जो कंसर्न होता है इज टू प्रिजर्व एज मच एज इंफॉर्मेशन आई कैन। डेटा से जितनी जानकारी ज्यादा से ज्यादा मैं बचा सकूं उतनी बचाऊंगा। फीचर को ड्रॉप करना, डायरेक्टली ड्रॉप करना, ये नहीं है। ठीक है, आप उसे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पर करें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करें, एंड देन फिर जो है आप देख लें और कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, उस वाले फीचर को ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ऑल राइट, ठीक है। तो पीसी की मैथ्स होती है, स्टेप्स होती हैं ये सब करने की। दिस इज द स्टेप्स विच आर यूज इन द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक, क्या स्टेप्स होती हैं? स्टेप नंबर 1, डेटा को स्टैंडर्डाइज करो। पहले तो पढ़ा ना आपने नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। तो पहले डेटा को स्टैंडर्डाइज करो। ओके, फिर उससे कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालो, फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो, फिर फीचर वेक्टर निकालो और अलाइन करो अलोंग प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो ये आ गया ना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और कोवेरियंस मैट्रिक्स भी आ गई, ये दोनों आ गए। तो लीनियर अलजेब्रा में पढ़े, स्टैंडर्डाइजेशन भी पढ़ा, नॉर्मलाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा है, ये सब आ गए। लीनियर अलजेब्रा की स्टेप्स हैं, ये करोगे तो जाके पीसीए लगा पाओगे। ठीक है, तो भैया आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का तो बड़ा खेल है। और यहां आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? तो आपसे अभी डिस्कशन हो रहा है इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में। इंफॉर्मेशन, है ना, ये बोल रहा हूं मैं। तो भाई इंफॉर्मेशन बोले तो क्या, आपने कहा सर डेटा था, हाँ था, यह F1 यह F2 दो फीचर हैं। आपने कहा सर इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे कुछ दिख रहे थे, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा F1 F2 का, जो भी रहा होगा वो है। मैं बनाऊंगा सर प्रिंसिपल कंपोनेंट, उस पर इस डेटा इसके उसके अबाउट इसे अलाइन करूंगा और देखूंगा कि F1 का कंट्रीब्यूशन अब कितना है
और F2 का कंट्रीब्यूशन अब कितना है, जिसका भी, क्योंकि अब अलाइन करोगे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अबाउट, तो जो कम था, लेस था, वो और कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम मैथमेटिकली देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको ड्रॉप करेंगे। और आइगन वैल्यू का मतलब क्या, व्हाट इज आइगन वैल्यू? आइगन वैल्यू का मतलब क्या है? ये आइगन वैल्यू ही लैम्बडा, जो लैम्बडा होता है ना आइगन वैल्यू, यही इंफॉर्मेशन है। और आइगन वेक्टर का मतलब क्या है? ये डायरेक्शन है कि किस दिशा में इस इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, तो वेक्टर ही तो बताता है डायरेक्शन, और लैम्बडा जो आइगन वैल्यू है वो इंफॉर्मेशन है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है दैट विल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को एक वेक्टर के अबाउट प्रोजेक्ट करूंगा, तो सब सारे फीचर का ये निकलेगा, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सारे फीचर्स का निकलेगा। ठीक है, एंड जिसका जिसका सबसे कम होगा, द वन विच इज वेरी लेस, भाई वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी मैथ्स है, और हमें सारी की सारी स्टेप्स इसकी कवर करनी है। अभी तक जो पढ़ाया उसमें भी कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, जितना अभी तक पढ़ाया आपको। Sir, हम्म। sir, in PCA we basically drop the हाँ, features टू ड्रॉप which द are of फीचर्स, विच आर ऑफ importance. लेस इंपॉर्टेंस, which is giving less information in the model development. That is the Yes, sir. main. And sir, Hmm. the calculation is also for dropping these features, the less important features. हाँ, यस चाहिए वो तो मुझे। Yes, sir. So like this is the basic concept बेसिक behind concept of PC. PCA. This is the basic concept behind PCA. Yes. And PCA is used in unsupervised machine learning, especially. Right. ठीक है, वहां Yes. पर ये यूज होती है। ऑलराइट। और खास करके जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स है ना, वहां पर इसका रोल है। तो अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है ये पीसीए। And sir, in the example above, हम्म। we took only two dimensions or the हाँ, अभी two टू लिए features. थे, अभी हमने टू लिए थे, But बट मोर देन भी yes. होते हैं। Yes. मोर देन होते हैं। वो तो टू एक्सिस समझाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था मैं, उन दोनों को लेके। ठीक है, कि एक का ऐसा एक का ऐसा है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाओ, उस पर उसे प्रोजेक्ट करो, फिर चेक करो कि इनका वेरिएंस कितना आ रहा है, इनका इन्फॉर्मेशन कितनी आ रही है। तो यही होगा, डेटा को पहले मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्डाइजेशन ही वो स्टेप है जो कि ये बता रही है कि आप डेटा डिस्टेंस बेस्ड है, मतलब डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है। स्टैंडर्डाइज करने पर मैं सभी फीचर्स को एक कॉमन रेफरेंस स्केल में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे मान के चलिए 0 से 1 या -1 to +1, ऑल द फीचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड स्केल। तभी स्टैंडर्डाइजेशन करा स्टेप नंबर 1। Yes. ठीक है, जैसे आपके पास फीचर्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, उनके अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, लेकिन मुझे डेटा को पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एक रेफरेंस जो है उसमें रेफरेंस वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। एक बार स्टैंडर्डाइज हो गया, उसके बाद फिर आप उसको उसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालिए। कोवेरियंस मैट्रिक्स का मतलब आपस में फीचर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज कोवेरियंस। कोवेरियंस, Yes. द वेरियंस ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू वेरियंस ऑफ वाई, हाउ, ये है कोवेरियंस। ठीक है, और फिर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर करना है, अब मुझे प्रोजेक्शन करना है डेटा का। ठीक है, तो किसके अबाउट क्या करूंगा वो यहां से निकलेगा। फिर मैं फीचर वेक्टर बनाऊंगा और उसको अलाइन करूंगा प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो यहां तक एक बार हो गया तो समझो पूरा काम हो गया। ये दो स्टेप और है, इनमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं। ठीक है, इस तरीके से पीसीए करते हैं आप। And sir, one more हम्म। doubt. So if we don't drop these less important features, then like will there be a like very much impact on our model, or it will be the ओवर same? फिटिंग, If, मैं okay, नहीं चाहता yes, कि ऐसे फीचर को रखें जो अननेसेसरी हो और ये ओवर फिटिंग करेंगे मेरे मॉडल के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, yes. तो मैं नहीं रखना चाहता इनको।
ठीक है। got it, sir. ऑलराइट, तो रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही रखा जाए अपने मॉडल ट्रेनिंग में। Yes, sir. ठीक है। ऑलराइट, और कोई डाउट है? No, sir, got it, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो ये इसकी जितनी भी स्टेप्स है, इसका भी हम कल पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं, कल की क्लास में इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सब बताऊंगा कोवेरिएंस, हालांकि मैं कई अपनी क्लासेस में आप देख भी रहे होंगे रेड मार्क्स है, यानी मैं कई बार इस चीज़ों को समझा चुका हूँ। अब आपको समझाऊंगा, ये पूरा हम कल क्लास में देखेंगे कि कैसे कोवेरिएंस निकलता है, कैसे आइगन वैल्यू, कैसे आइगन वेक्टर निकलता है। ठीक है, फिर फीचर इंपॉर्टेंस कैसे निकालते हो, कैसे अरेंज करते हो। ठीक है, ये सब की सब मैं आपको बता दूंगा, तो आपकी पीसीए खत्म होगा। ठीक है, फाइन, ऑल राइट। ठीक है, अच्छी बात है, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग।